Hello students, I hope you all are fit and fine. So today students, this is the second video of our fourth chapter and the name of the chapter is What Books and Burials Tell Us. So yesterday beta we have discussed about the various Vedas. We have four Vedas, Rig Ved, Samved, Yajurved and Atharvaved. And in this we have read that the oldest Veda is the Rig Ved and it is written in old or Vedic Sanskrit. So we have also read that the Vedas in the Rig Ved is in dialogue form and in the prayer form, or you can say as the hymns form. So today beta we are going to read words to describe people. So let us start. At that time different peoples were described, different words were used to describe different people. So what were those words? Let us read today. So there are several ways of describing people in terms of the work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities and cultural practices. तो बेटे उस टाइम पे अलग अलग लोगों को अलग अलग रीज़न से उनके कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स दिए गए थे जिनसे उनको जाना जाता था, तो उनको आज हम रीड कर रहे हैं. तो लोगों को उनके काम की वजह से, कई बार उनके काम की वजह से, कई बार उनकी लैंग्वेजेस की वजह से, कई बार जिस प्लेस पे वो रहते थे, कई बार उनकी फैमिली की वजह से, उनकी कम्युनिटी की वजह से, उनकी जो कल्चर्स चले आ रहे हैं, रीति रिवाज जो फॉलो कर रहे हैं, उनकी वजह से भी उनको डिस्क्राइब किया जाता था. सो लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेद. तो उस टाइम पे बेटे ऋग्वेद में कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए गए थे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, लोगों के बारे में जानकारी देने के लिए. सो देर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, द प्रीस्ट एंड द ब्राह्मण्स. तो बेटे काम के अकॉर्डिंग जो वर्क किया जाता था उस टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग दो पर्टिकुलर ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया गया था. फर्स्ट जो प्रीस्ट थे, जिनको ब्राह्मण्स भी बोला जाता था, पुरोहित भी बोला जाता था और उनको पुजारी भी बोला जाता था. हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स, जो सारे मंदिर में जो भी पूजा वगैरह होती थी या रीति रिवाज जो फॉलो किए जाते थे उनको करते थे. यज्ञ अनुष्ठान जो भी मंदिर में किए जाते थे वो सभी कौन करते थे? प्रीस्ट. और जो दूसरे लोग थे वो कौन थे? राजास. So these rajas were not like the ones you will be learning about later. They did not have capital cities, palaces और armies. तो बेटे जिन राजाओं के बारे में हम बाद में रीड करेंगे या जिनके बारे में हमें पता है, जैसे अलग अलग जो राजा थे उस टाइम पे, जैसे राजा सवाई जय सिंह, महाराणा राज प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, तो इस तरह के जो राजा थे उनसे डिफरेंट ये राजा थे बेटे, क्योंकि ना तो इनके पास कोई राजधानी होती थी, ना ही ये महलों में रहते थे, ना इनके पास आर्मीज़ होती थी, ना ये टैक्स कलेक्ट करते थे. एंड जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड अदर्स एज राजाज. और बेटे इनके जो बेटे होते थे वो भी उनकी जगह पर उनके फादर की जगह पे राजा नहीं बनाए जाते थे. तो कोई भी इनके फीचर्स जो हैं वो राजा से मैच नहीं करते. लेकिन बेटे काम के अकॉर्डिंग दो ग्रुप्स में लोगों को बांटा जाता था, एक प्रीस्ट और दूसरे राजा. नाउ मूविंग टू द सेकंड पैराग्राफ. Two words were used to describe the people or the community as a whole. One word was the jan and the second was the wish. तो बेटे लोगों को या जो भी जनता थी उस टाइम पे या पूरे ग्रुप को, पूरे समुदाय को दो शब्दों से बोला जाता था. एक तो था जन, जिसका यूज़ हम हिंदी में भी यूज़ करते हैं और बाकी की भाषाओं में भी उसको यूज़ किया जाता है, और दूसरा है विश. द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश. तो जो वैश्य वर्ड आया है बेटा, ये एक क्लासिफिकेशन है. उस टाइम पे जो लोग थे उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता था. जो सबसे सुप्रीम जो कैटेगरी थी, सबसे फर्स्ट वाली, वो थी ब्राह्मण्स की, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे होते थे इसीलिए. सेकंड कैटेगरी होती है बेटे क्षत्रिय की, क्योंकि वो युद्ध में लड़ते थे तो सेकंड उनको प्रेफरेंस दी जाती थी. थर्ड थे बेटे वैश्यस, जो क्राफ्ट पर्सन होते थे हमारे उस टाइम पे, उनको वैश्य की कैटेगरी दी जाती थी. और लास्ट है हमारा शूद्र, जो जिन लोगों को सफाई करने के लिए यूज़ किया जाता था, ऐसी जाति के लोगों को शूद्र बोला जाता था. तो 4 डिवीज़न हमारी
इंडियन कल्चर में एंशियंट टाइम पे थी। तो वैश्य उन्हीं में से हैं, और जो वैश्य नाम निकला है वैश्य, वो विश से निकला है। सो हेयर इट इज़ गिवन several wish or jan are mentioned by name, so we find reference to the purujan or wish, the bharat jan or wish, the yadu jan or wish and so on। तो जितने भी बेटे विश थे उस टाइम पे, उनको अलग अलग समुदाय के जो लोग थे उनको विश नाम से जाना गया है। और जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं पुरुजन, जिनको या पुरु विश भी बोल सकते हैं, भरत जन या भरत विश भी बोल सकते हैं, ऐसे ही यदुजन। तो ये बेटे हमारे एंसेस्टर्स थे जहाँ से हमारी पीढ़ियाँ शुरू हुई हैं। समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्याज। तो उस टाइम पे बेटे जो लोग होते थे वो अपने आप को किस नाम से जानते थे? जिन लोगों ने हाइम्स को बनाया था, मतलब जिन लोगों ने भजन लिखे थे, वो अपने आप को आर्याज बोलते थे। और एंड देयर अपोनेंट्स दासाज और दस्यूज, और उनके जो अलग, उनसे अलग जितने भी लोग होते थे उनको दास बोला जाता था या दस्यूज बोला जाता था। सो दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो दस्यूज कौन थे बेटे, या दास कौन थे? जो लोग यज्ञ वगैरह नहीं करते थे, यज्ञ अनुष्ठान नहीं करते थे, और वो अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोलते थे। लेटर द टर्म दास एंड द फेमिनिन दासी केम टू मीन स्लेव। बाद में बेटा कुछ समय के बाद ये जो दास वर्ड था ये किसका मीनिंग माना गया? स्लेव का, जिनको बंदी बनाया जाता था। स्लेव्स वर मैन एंड वुमेन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। तो बेटे उस टाइम पे जिन मैन और वुमेन को जब भी जो एक एरिया के लोग दूसरे एरिया पर लड़ाई करते थे और वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया पर अपना कब्जा कर लेते थे, तो वहाँ से जिन लोगों को बंदी बनाकर लाया जाता था उनको स्लेव्स बोला जाता था। They were treated as the property of their owners who could make them do whatever work they wanted। तो जो स्लेव्स होते थे बेटे, जिनको बंदी बना के लाया जाता था, वो एक तरह से उस पर्टिकुलर राजा की प्रॉपर्टी होती थी, एक तरह से वो उनके ओनर होते थे। जो भी राजा उनको ऑर्डर देते थे स्लेव्स को वो मानना होता था, और वो पूरी तरीके से अपने मालिक पर डिपेंडेंट होते थे, क्योंकि वो कहीं भी नहीं जा सकते थे उनको छोड़ के। सो वाइल द ऋग्वेद वॉज बींग कंपोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, देयर वर अदर डेवलपमेंट्स एल्सवेयर। तो बेटे जो हमारा नॉर्थ वेस्ट एरिया है, मतलब कि जो उत्तर पश्चिमी एरिया है, वहाँ पर तो ऋग्वेद लिखी गई थी, लेकिन बाकी के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिले, जिनके बारे में अब हम रीड करेंगे। सो नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ। साइलेंट सेंटिनल्स का मतलब क्या है बेटे? जो खामोश पहरेदार होते थे। तो हम यहाँ पे मेगालिथ के बारे में रीड करेंगे। मेगालिथ क्या होते हैं? जो बड़े बड़े पत्थर बेटे उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे, उनको मेगालिथ बोला जाता था। सो दीज स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ। अगर आप देखें नेक्स्ट पेज पे नीचे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया गया है बेटे। तो इन बड़े पत्थरों को क्या बोला जाता है? मेगालिथ। जहाँ पे नीचे दे भी रखा है लिटरली बिग स्टोन्स। तो दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट्स। तो ये जो बड़े बड़े पत्थर उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे, जिनको मेगालिथ के नाम से जाना जाता था, इनको बरियल साइट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। इनको बड़ी अच्छे तरीके से अरेंज करके जहाँ कब्रिस्तान बनाया जाता था। The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the Northeast and Kashmir। तो ये जो बेटे मेगालिथ बनाने की जो प्रथा थी, या इस तरह की कब्र बनाने की जो प्रथा थी, वो लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। और ये प्रथा दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी। वहाँ पर लोग इसको ज़्यादा फॉलो किया करते थे। सो Some important megalithic sites are shown on map number 2। तो कुछ बेटे इम्पोर्टेंट जो मेगालिथिक साइट्स हैं वो मैप नंबर 2 पे दिखाई गई हैं, जो हमने पिछले चैप्टर्स में रीड किया, उनमें आप देख सकते हैं।
While some megaliths can be seen on the surface, other megalithic burials are often underground. तो कुछ बेटे जो मेगालिथ बरियल थे, ऐसे जो कब्रिस्तान बनाए गए थे, जैसे आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं, इस तरह के जो कब्रिस्तान बनाए जाते थे स्टोन बोल्डर से, मेगालिथ से, तो ऐसे कई बार सरफेस पे भी होते थे और कई बार अंडरग्राउंड भी होते थे. So sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are the only indications that there are burials beneath. तो कई बार हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं बेटे, उनको एक सर्कल दिखाई देता था स्टोन्स का, बड़े बड़े स्टोन्स का, जिनको मेगालिथ बोला गया है, या फिर एक बहुत बड़ा पत्थर एक लगा दिया जाता था, जिससे कि ये पता लगता था कि यहाँ पर नीचे ग्राउंड में अंडरग्राउंड कब्रिस्तान है, या फिर किसी की डेड बॉडी को वहाँ पे दफनाया गया है. तो ये कुछ उस टाइम के सिम्टम्स थे बेटा, जिनसे ये पता लगता था हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को कि यहाँ पर बरियल्स हैं, मतलब कि कब्रिस्तान है. सो देयर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ. तो उस टाइम पे बेटे ये जो बड़े बड़े पत्थर बनाए जाते थे, तो उनको बनाने के लिए लोग बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यूज़ करते थे. जैसे वी हैव मेड अ लिस्ट हेयर, ट्राई एंड अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर, डिगिंग पिट्स इन द अर्थ, ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स, ब्रेकिंग बोल्डर्स, प्लेसिंग स्टोन्स इन पोजिशन, फाइंडिंग सुटेबल स्टोन, शेपिंग स्टोन्स, बरिंग द डेड. तो अब यहाँ पे बेटे एक सीरीज़ दे रखी है कि किस तरह से पहले गड्ढा खोदा जाता था, फिर जो बड़े बड़े पत्थर थे उनको लाया जाता था, फिर उन बड़े बड़े पत्थरों को तराशा जाता था, मतलब उनकी शेप ठीक की जाती थी, और फिर बाद में जो मरा हुआ आदमी होता था उसको वहाँ पे दफनाया जाता था. सो ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स. लेकिन बेटे जितने भी बरियल्स थे, जितने भी कब्रिस्तान थे, सभी में कुछ ना कुछ समानता ज़रूर थी. जितनी भी कब्र थी उनमें कुछ ना कुछ समानता थी, सिमिलैरिटी थी. Generally, the dead were buried with distinctive pots which are called black and red ware. तो उस टाइम पे बेटे जो जिन भी लोगों को दफनाया जाता था उनके साथ कुछ पॉट्स पाए जाते थे, जिनको काले या लाल मिट्टी के बर्तन बोला जाता था, उनके नाम से उनको जाना जाता था. Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeleton of horses, horse equipment and ornaments of stone and gold. कई बार बेटे उनके साथ बहुत सारे जैसे हॉर्सेस के स्केलेटन भी कब्र में पाए गए, हॉर्सेस के जो इक्विपमेंट होते थे उनको कंट्रोल करने के, वो भी कब्र में पाए गए, और पत्थर और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी कब्र में पाए जाते थे. नीचे आप देख सकते हैं बेटे, यहाँ पे कुछ औजार दिखा रखे हैं जो कब्र में दबी हुई मिली थी. लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये हॉर्स का इक्विपमेंट है, जिससे हॉर्स को के लिए यूज़ किया जाता है. नीचे यहाँ पे आपको कुल्हाड़ी दिखा रखी है, और जो राइट साइड पे है ये एक खंजर टाइप है, तो ये एक कटार. तो ये सभी चीज़ें भी मेगालिथ में पाई जाती थी उस टाइम पे. तो इससे हमें हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगता है कि किस तरह से उस टाइम पे जो लोग थे उनके साथ बहुत सारी चीज़ों को दफन कर दिया जाता था कब्र में, दफन कर दिया जाता था उनके साथ कब्र में. सो आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद द स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग्ड टू द डेड पर्सन. तो जितने भी बेटे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये पाया कि जो भी चीज़ें कब्र में दबी हुई मिलती हैं स्केलेटन के साथ, तो शायद वो सारी चीज़ें उस मृत व्यक्ति की होती होंगी, मरे हुए व्यक्ति की. समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर. कई बार ऐसा भी हुआ है बेटे कि एक कब्र में कम चीज़ें पाई गई हैं, बल्कि दूसरी कब्र में ज़्यादा पाई गई हैं. तो यहाँ पे ब्रह्मगिरी नाम की एक प्लेस के बारे में बताया है, दैट हेयर वन स्केलेटन वाज बरीड विद 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बेंगल्स एंड 33 गोल्ड के मनके पाए गए, 2 स्टोन के बीड्स पाए गए, 4 कॉपर की बेंगल्स पाई गई, और एक कोंच शेल पाया गया. तो इसका मतलब क्या था बेटे कि जो उस टाइम के जो कंकाल थे उनके पास बहुत ज़्यादा इस तरह के शंख वगैरह भी उनके पास रख दिए जाते थे. अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स. These finds suggest that there was some difference in status amongst the people who were buried. तो अब यहाँ से बेटे हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कुछ लोगों की कब्र में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती थी, लेकिन कुछ की कब्र में सिर्फ कुछ पॉट्स मिलते थे, कुछ मटके टाइप मिलते थे. तो ऐसा
ऐसे जो हमें कब्र मिली हैं उनसे हम क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें कि उस टाइम पे जो लोग थे कहीं ना कहीं उनके स्टेटस में डिफरेंस होता था। उस टाइम पे भी लोग थे जो अमीर और गरीब होते थे। सम वर रिच एंड अदर्स पुअर, सम चीफ अदर फॉलोअर्स। तो उस टाइम पे भी बेटे कुछ लोग थे जो काफ़ी अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे। उनमें से कुछ लोग सरदार थे तो कुछ उनके फॉलोअर्स होते थे। So this information we have got from this paragraph. So beta we will read our further topics in our next video. Till then try to understand the topics well so that you can enjoy your history book. Take care and have a nice day.